जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद सबको भाई, जय हिंद। तो जुड़े शनिवार की रात बीएम भारद्वाज के साथ। लेकिन मेरे आने से पहले ही वाह वाह क्या बात है, सब कुछ हो रहा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार। ऐसा लग रहा था जैसे चांद बिजुरिया का कार्यक्रम चल रहा है एक बार फिर से वही वाला हाल था सबका। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करें, ज़्यादा समय ना लेते हुए। जल्दी जल्दी सब लोग आ जाएं। हाँ, जल्दी जल्दी सब लोग लाइक भी कर दीजिए। आज बड़ा हम लोग आसान टॉपिक पढ़ेंगे। आसान टॉपिक पढ़ेंगे क्या मतलब, उसके बारे में बहुत लोग उसके जानते भी होंगे। और इससे रिलेटेड जो आज वाले क्वेश्चंस हैं आपके सारे एग्जाम में काम देते हैं। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी में तो खैर काम देता ही देता है। साथ ही साथ अब बैंक, एसएससी, रेलवे, टेट, सुपर टेट जितना है वो सब में कहीं ना कहीं पूछता है, सब में कहीं ना कहीं पूछता है। तो अभी तक जो हम लोग सर सबको कंफ्यूज कर रहे थे, ओके। हाँ, मेरे ना होने से भी क्लास चल रही थी मान लिया गया था क्लास चल रही है, तो मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। कोऑर्डिनेट के बारे में क्या हम लोग पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट के बारे में। ये सब कोई सीक्वेंस में नहीं है, ट्रिक है, वो तो एक कॉपी पे लिखे रहिएगा और उस पर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका क्या हो गया, चलिए। तो 2D हो या 3D, दोनों में एक क्वेश्चंस आपको अक्सर सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जैसे कोई लाइन है, ठीक, कह दिया कि फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो बाय विच लाइन 3x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0 ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,3 एंड 5,-1। ठीक मतलब क्या कह रहा है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को ये सरल रेखा किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात। तो एक तो प्रोसेस है ही कि मान लिया इसको λ:1 रेशियो में डिवाइड किया, फिर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला, लाइन के इक्वेशन में रखा, उसके बाद हमने पूरा लैम्डा निकाला। इतना कुछ करने की आपको जरूरत नहीं होती है, तुरंत लैम्डा आ जाता है। माइनस क्या करना, जो पॉइंट पहले दिया है वो लाइन के इक्वेशन में रख दीजिए। तो 3 - 6 + 5 बटे में क्या करना है, जो लाइन नीचे दिया हुआ है हमारा, ठीक, उसको इसमें रख दीजिए। तो 5 × 3 = 15 और 2 + 5 मतलब कितना हो गया, -2/22 यानी -1/11। क्या आ जाएगा, -1/11 आ जाएगा। बस मतलब मुजबानी बिना पेन पेपर के हम इसको आसानी से कर सकते हैं। पेन उठाना है तो OMR सीट पे भरने के लिए ही उठाने की जरूरत होती है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। अब यहां बस इतना देखना है कि लैम्डा अगर पॉजिटिव है, लैम्डा अगर पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो वो डिवीजन क्या होगा, इंटरनल होगा, अंतःविभाजन होगा। और अगर लैम्डा का मान ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो डिवीजन कैसा होता है, बाय विभाजन होता है, एक्सटर्नल होता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 1:11 एक्सटर्नली, 1:11 क्या होगा, एक्सटर्नली। एक गलती आप लोग अक्सर करते हैं, एक गलती हम लोग अक्सर करते हैं, क्या करते हैं गलती, कि आंसर में कभी कभी ऑप्शन में ये दिया रहता है कि -1:11 एक्सटर्नली, -1:11 एक्सटर्नली। तो ये आंसर आपको नहीं लगाना है। अगर रेशियो में माइनस लिख दिया है तो फिर एक्सटर्नली आप गलती से भी उस ऑप्शन को टिक नहीं लगाइएगा। ये बात आप ध्यान देंगे, ये बात आप
ऐसा अगर ऑप्शन लिखा मिले कि रेशियो में माइनस लगा भी दिया है और एक्सटर्नली अलग भी, ऐसा भी ऑप्शन देगा कि -1:11 एक्सटर्नली, तो वो वाला काम आप उसको कभी भी आंसर नहीं लगाइएगा। इस बात का आप ध्यान दोगे। तो कुल मिलाकर के फॉर्मूला क्या है, याद क्या रखना है, ट्रिक रेशियो बाय विच line ax plus by plus c is equal to 0 divides the line segment in the ratio joining points x1 comma y1 and x2 comma y2 is क्या करेंगे, -ax1 plus by1 plus c अपॉन ax2 plus by2 plus c क्या होगा, -ax1 plus अब ये हम मुकेश गंगवार सब जब पढ़ाए थे आपको थ्योरी, तो वहां बकायदा पूरा प्रूफ करके निकाल करके आपको बताया था। यहां प्रूफ वाली क्लास नहीं है, ये रेगुलर क्लास तो है नहीं आपकी। तो जब आपको वहां पढ़ाया जाता है तब बताते हैं कि माइनस क्यों आया, प्लस कहां से आया, कौन कहां से पैदा हुआ। यहां बस सीधा सीधा क्या है, आंसर क्या है, बस इसको जानना है। आंसर कैसे हम जल्दी निकाल सकते हैं, ये उसकी क्लास है, ना कि आपकी रेगुलर क्लास चल रही कि पूरा प्रूविंग कराया जाए। तो उस क्लास में देखेंगे तो आप अगर पेड बैच के बच्चे हैं तो प्रूविंग भी वहां बकायदा आपको कराया गया है। ठीक, तो ये काम बस करना है, आपका काम खत्म। तो ये 2D में भी बनता है और साथ ही साथ 3D में भी बनेगा। साथ ही साथ आपका क्या, 3D में भी इसका सवाल बनेगा। 3D में क्या होगा, प्लेन। 3D में क्या हो जाएगा, प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining points x1 comma y1 comma z1 and x2 comma y2 comma z2 in the ratio of minus ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon ax2 plus by2 plus cz2 plus d। सेम काम 2D में जो काम आपका स्ट्रेट लाइन करेगा, ठीक, 3D में वही काम, 3D में यही काम आपका क्या होगा, प्लेन करेगा। जैसे आप स्ट्रेट, तो ये टीजीटी में वो भी पूछता, उसकी जरूरत भी होती है, लेकिन इससे अक्सर डायरेक्ट सवाल भी आपसे पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट दोनों है, 2D वाला भी और 3D वाला भी हमारा। बस वहां लाइन दे देगा, स्ट्रेट लाइन दे देगा, और 3D में क्या कर देगा सर हमेशा पॉजिटिव होगा चाहे वह निगेटिव हो। पंकज सर मैथमेटिक्स मतलब, अच्छा आंसर लिखते समय रेशियो में हमेशा प्लस लिखेंगे। प्लस माइनस क्या एक्सटर्नली और इंटरनली के लिए लगा रहता है, इंटरनली एक्सटर्नली अलग से लिख देंगे। ठीक, तो माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c। बस इतने देर का आसान सवाल है। ठीक अमरीश जी, अपना ये भी क्लियर है। जैसे आपसे कह दिया क्या कि फाइंड रेशियो बाय विच प्लेन यानी कि समतल 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 1 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining points 1 comma minus 1 comma 3 and 2 comma 1 comma 4 ये दे दिया। बस देखते के साथ तुरंत 2 सेकंड का आंसर अंदर आंसर लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा आंसर,
लैम्डा बराबर माइनस, पहले जो पॉइंट दिया वो रखें, तो 3 + 1 + 6 - 1, x की जगह 1 रखा 3, y की जगह -1 रखा +1, z की जगह 3 रखा 6 -1। नीचे क्या, 3 दूना 6 - 1 8 - 1 हो गया, 6 1 7 3 10 10 - 1 ये 9 हो गया, और 8 6 14 14 - 12 कितना 2, यानी -3/4। क्या आया रेशियो, -3/4 आया है हमारा। ठीक, हाँ, अगर माइनस रेशियो में ऐसा आंसर देगा नहीं, इन द रेशियो इसको हम क्या कह दें, ये लिख सकते हैं इन द रेशियो ऑफ -3:4 कहते हैं, या फिर आंसर में क्या लिखेंगे, इन द रेशियो ऑफ 3:4 एक्सटर्नली, 3:4 एक्सटर्नली लिखेंगे। लेकिन ये ऑप्शन में आपको जनरली आज तक तो कभी ना मिला है। जब भी देगा आपको डिवीजन में ऑप्शन जब देगा तो इंटरनली एक्सटर्नली बकायदा लिखा रहता है, इंटरनली एक्सटर्नली। अगर हम बताए रिस्क इस पे ऐसा इन जनरल देता नहीं है, लेकिन अगर दिया रहे तो ऐसे रहे या ऐसे रहे, -3:4 एक्सटर्नली ना दिया रहे, -3:4 अगर रेशियो में माइनस लगा दिए और एक्सटर्नली भी लिख दिए तब वो आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है सबका? जल्दी बताइए, समझ गए सब लोग? आप 2D में भी बनता है, 3D में बनता है, दोनों में बनता है आपका। कोई डाउट हो किसी को जल्दी से बताएं, और डाउट नहीं है तो जल्दी से इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर डालें। कभी कभी ऑप्शन, हाँ ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन अक्सर राजा बाबू आपको बनाएगा ही बनाएगा, राजा बाबू बनाने के लिए ही आपका एग्जाम ले रहा है। लेकिन आपको कहना मुझे राजा बाबू नहीं बनना, मुझे तो भाई नौकर बनना है, नौकरी मुझे करनी है, हमको राजा बाबू ना बनना है। क्लियर है? तो जल्दी जल्दी मेरा मनोबल कौन बढ़ाएगा, जल्दी से बताएं। आधार चल 3:2 एक्सटर्नली, एकदम से। इससे से रिलेटेड आपका क्या है, बीच में सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या इधर स्फीयर पढ़ेंगे तो उस सब में इसकी जरूरत होगी। तो यहां पर क्या होगा, एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो नोट में अलग से आप इसको याद रख सकते हैं। ऐसे इसी फार्मूले से ये भी हो जाएगा, एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स x1, y1 and x2, y2 in the ratio of क्या हो जाएगा, -y1/y2। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और कुछ यहां करने की जरूरत, अगर पूछे कि x अक्ष बिंदु x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है, तो बस खाली क्या करना है, दोनों दिए गए बिंदुओं के y निर्देशांक का अनुपात ले लेना है और माइनस लगा देना है, ठीक है? नहीं, अभी नहीं आई है। उसी तरह से पूछे y एक्सिस, उसी तरह से पूछेगा क्या, y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स x1, y1 and x2, y2 in the ratio of -x1/x2। ध्यान रखना है, जो लाइन पहले, जो पॉइंट पहले दिया है उसका ऊपर रखना है, और जो बाद में दिया है उसका नीचे रखना है। उसका क्या है, थ्योरी के टाइम भी, अरे तो बिल्कुल आपको जब क्लास में पढ़ाते हैं तो पूरा प्रूफ के साथ ही साथ ये सारी चीजें भी तो आपको बताते हैं हम
ये सारी वहां बकायदा प्रूव करके भी बताया था, यहां प्रूव नहीं करा रहे, यहां डायरेक्ट बस आपको याद रखना है, इसे जैसे मिले तुरंत आप इसको कर डालें, तुरंत आप इसको कर डालें। तो अगर कहीं जरूरत पड़ जाए कि एक्स अक्ष दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है, तो बस दोनों के y निर्देशांक के अनुपात में माइनस लगा देना है। और उल्टा होता है, और यह पूछे कि y अक्ष दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है, तो बस दोनों के x कोऑर्डिनेट के रेशियो में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। सेम चीज आप 3D वाले में जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक। XY प्लेन, XY प्लेन, XY plane divides the segment joining x1 y1 z1 and x2 y2 z2, x2 y2 z2 in the ratio of क्या हो जाएगा, -z1 by z2। उसी तरह से दे दे क्या, YZ प्लेन दे दे, YZ प्लेन अगर दे देगा तो सब कुछ क्या होगा, इन द रेशियो ऑफ -x1 बाई x2। और फिर तीसरा क्या, XZ प्लेन अगर यही कह दे आपका, बाकी सब कुछ वैसे ही, तो -y1 बाई y2, ठीक। x मतलब कुल मिला के क्या याद रखना है कि प्लेन में जो जो वेरिएबल है उसको गायब कर देना है, जो तीसरा बच गया उसके अनुपात में माइनस लगा देना। एक्स वाई तल कहेगा तो जेड निर्देशांक के अनुपात में माइनस, एक्स वाई जेड कहेगा तो एक्स निर्देशांक के अनुपात में माइनस, और एक्स जेड प्लेन कहेगा तो वाई निर्देशांक के अनुपात में बस माइनस लगा देना, और कुछ आपको करने की यहां जरूरत नहीं है। यह भी उम्मीद करते हैं सबका क्लियर हो गया होगा। 2D में भी है, जो 2D में है वैसे मिलता जुलता आपको 3D में भी मिलेगा। 2D वाला क्या है, सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, यहां तक कि बैंक एसएससी रेलवे वाले टेट सुपर टेट वाले में भी पूछा जाता है। 3D वाला आपका केवल टीजीटी पीजीटी मतलब इस टाइप के एग्जाम्स में पूछा जाता है। अरे तब से एग्जाम्पल ही तो करा रहे हैं, ये पूछ ले कि फाइंड रेशियो by which XZ plane divides the segment joining points 1, 3, 5 and 1, -4, 7। मतलब XZ तल जो है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में बांट रहा। तो 2 सेकंड में आप आंसर बता सकते हैं, जल्दी से बताइए, ठीक। अभिषेक राणा, अरे बच्चे जो लाइन ऊपर है बाकी सेंटेंस तो वही बनेगा ना, तो बार बार लिखने क्या जरूरत है। एक बार मैंने लिख लिया, बीच में जो डैश डैश किए हैं मतलब सब कुछ ऊपर वाला ही सेंटेंस है, सब कुछ ऊपर वाला ही सेंटेंस है। तो यहां क्या कह रहा है, XZ प्लेन कह रहा है, क्या कह रहा है, XZ तल है हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा, -3/-4 यानी कि 3/4, लैम्डा 3/4 आया है, इस पॉजिटिव आया है, मतलब डिवीजन क्या है, इंटरनल। तो आंसर क्या लिख देंगे, 3:4 इंटरनली। क्या लिख देंगे, 3:4 इंटरनली हो जाएगा हमारा। बस इतना ही करना है, तो इसमें क्या कठिन है, क्या एग्जाम्पल दे देना है इसमें। ये पूछ ले कि फाइंड रेशियो by which YZ plane divides the line segment joining points 1, 4, 3 and 2, 1, -7। तो जल्दी से आंसर, बस आपको आंसर हमारा क्या दे दिया, 1:2 इंटरनली, 1:2 इंटरनली। सेकेंड है हमारा
1:2 एक्सटर्नली। थर्ड ऑप्शन दे दिया 2:1 इंटरनली। और फोर्थ ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस। तो क्या आपको पेन पेपर की निकालने की जरूरत है? 2 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ठीक, क्या है? वाई जेड समतल बिंदु 1, 4, 3 एवं 2, 1, -7 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? आशीष, क्या कैमरे का समस्या यार, 1 महीना से दूर नहीं हो रहा है, फिर बंद हो गया तो आ गया। हाँ, तो क्या आ जाएगा? लैम्डा बराबर कितना? माइनस वाई जेड प्लेन कह रहा, तो वाई जेड समतल कह रहा, तो वाई जेड वाले को गायब कर दीजिए, एक्स वाले का ले लीजिए। 1/2 -1:2 नेगेटिव आया है, इट मीन्स क्या? 1:2 एक्सटर्नली। क्या हो जाएगा? 1:2 एक्सटर्नली हो जाएगा। मतलब विद इन सेकेंड, 1 सेकेंड, मतलब क्वेश्चन देखा नहीं कि टिक लगा देना है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब एग्जाम्पल भी दे दिया, अब तो सब लोग समझ गए होंगे। कैमरा भी कभी कभी हमसे मजा ले लेता है भाई, क्या किया जाए। आप लोग तो जब क्लास शुरू में मजा ले ही रहे थे। एक बार और सर, बहुत अच्छा समझे सर। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? आज्ञा हो तो आगे चला जाए, दूसरे पे चला जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारे पीजीटी का सिलेबस सेम है, आप झारखंड का करिए चाहे एक DSSB वाला हटा करके, उसका कोई पटांग, उसका कोई सिलेबस ही नहीं है, बाकी सबका लगभग सेम है। क्लियर है? क्लियर है। चल, फिर आपसे अक्सर सवाल पूछता है क्या, ये भी आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा, एक बार मैं फिर उसको रिवाइज बस करा दे रहा हूं। ठीक, क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल, कि कोई समकोण त्रिभुज, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई समकोण त्रिभुज है हमारा। ठीक, समकोण कह रहे हैं क्या? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष का निर्देशांक दे देता है, 2 शीर्ष का निर्देशांक दे देता है हमारा, और तीसरे शीर्ष का निर्देशांक पूछ लेता है। 2 शीर्ष का निर्देशांक दे लेता है और तीसरे शीर्ष का निर्देशांक पूछ लेता है। तो ये क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये x1, y1 है और ये x2, y2 है। ठीक, ये तीनों बराबर है, मतलब त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो 2 शीर्ष दे दिया और तीसरा बताना, तो अगर प्रोसेस से लगाने चले तो कम से कम 5-7 मिनट का सवाल है, कम से कम 5-7 मिनट का सवाल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है हमारा, तो तीसरे शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा आपका? x1 + x2/2 ± √3/2 y1 - y2, और कॉमा y1 + y2/2 माइनस प्लस √3 x1 - x2/2। यही क्या हो जाएगा? थर्ड वर्टेक्स का। मतलब ध्यान रखना, यहां गलती बस यही करते हैं अक्सर, इसमें प्लस माइनस लेते हैं तो इसमें माइनस प्लस, मतलब 2 कोऑर्डिनेट आएगा, क्योंकि 2 दे दिया है आपका BC, तो अगर हम ऊपर से बनाएं तो भी इक्विलेटरल बन सकता है, और अगर नीचे से बनाएं तो भी तो इक्विलेटरल बन सकता है। तो A का तीसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा डबल आएगा, 2 कोऑर्डिनेट आएगा, एक ऊपर की तरफ और एक BC लाइन के नीचे की तरफ, इसलिए हमेशा क्या है? 2 आंसर आएगा। जब भी तीसरा वर्टेक्स आएगा वो 2 आएगा। अब हो सकता है ऑप्शंस में दोनों दिया रहे, या हो सकता है दोनों में से कोई एक ही दिया रहे आपका। क्या होता है? फिर से ध्यान से रखिएगा, x1 प्लस पहले x कोऑर्डिनेट को ऐड कर देना है और उसका आधा, और y कोऑर्डिनेट को घटा करके आधा कर देना और उसको √3 से गुणा, उल्टा y वाले में उल्टा कर देना है। y कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट को जोड़ करके आधा कर दीजिए, और x कोऑर्डिनेट को घटा करके आधा करके अलग से √3 से भी गुणा कर दीजिए। बस नहीं, किसी भी ट्रायंगल के लिए नहीं है, केवल इक्विलेटरल के लिए है, केवल इक्विलेटरल।
केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा, केवल ये समबाहु त्रिभुज में ही लगता है और बाकी के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, जैसा कंडीशन दिया रहेगा उसके हिसाब से होता है केवल। और पूछेगा भी आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही, राइट एंगल ट्रायंगल में इसको नहीं लगा सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में नहीं लगा सकते हैं, केवल और केवल ये किस में काम करेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में काम करेगा, केवल समबाहु त्रिभुज में। ठीक, जैसे कह दिया क्या कि इफ 1, 3 and 7, 5 are vertices of two vertices of an equilateral triangle, then find coordinates of third vertex, third vertex of the triangle, यानी कि किसी समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, तो ऑप्शन से चेक करने में भी किस्मत खराब रही, चौथा वाला रहा है तब क्या करेंगे, और चारों में दो दो ऑप्शन दे दिया तब, मतलब 3 दूना 6 तो कम से कम चेक करना ही पड़ेगा, तो उसमें भी तो टाइम लगेगा कि हम पता चला कि डिस्टेंस फार्मूला निकालते चले जाएं हम। तो ऑप्शन भी एक विकल्प है, लेकिन उसमें भी अच्छा खासा टाइम लगता है, उससे भी ज्यादा जल्दी इससे हो जाता है। ठीक, और ऑप्शन से तो तब चेक करेंगे ना जब तीसरा वर्टेक्स ही पूछे। अब तीसरा वर्टेक्स से पास करने वाले किसी लाइन का इक्वेशन पूछ देगा तब क्या करेंगे, तब तो वहां तीसरा वर्टेक्स ऑप्शन में दिया नहीं रहेगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी कि तीसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना ही पड़ेगा, तीसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना ही पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना यार, आंसर है तो लिखना है हमें 1, 7, 8, 4 प्लस माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2 बटे 2 माइनस 1। वाई कोऑर्डिनेट 5, 3, 8, 8 बटे 2 4 और प्लस माइनस माइनस प्लस, इसमें क्या कर देना है माइनस प्लस 1 माइनस 7 कितना -6 और -6 का रूट कितना -3 हो गया हमारा, बस आंसर। मतलब और इसको सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस √3 और कॉमा 4 प्लस √3 और दूसरा क्या हो जाएगा 4 प्लस √3 कॉमा 3√3 है और 4 माइनस 3√3। मतलब तीसरे वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट आएगा, एक कोऑर्डिनेट आएगा 4 माइनस √3 4 प्लस 3√3 और दूसरा आएगा 4 प्लस √3 4 कॉमा माइनस 3√3 आ जाएगा। क्लियर है, ये भी उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जल्दी से एक बार बताइए, इसकी भी जरूरत अक्सर आपको होती है, अक्सर ही आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। ये भी समझ गए सब लोग या कोई डाउट है, जल्दी से एक बार बताइए। जल्दी से एक बार बताएं सब लोग। जैसे और एक एग्जांपल, ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक, ये समबाहु है, इसका दे दिया 5,1 और इसका दे दिया 8, या 13,5 -5 दे दिया, 13,-5। तो A का चाहिए, B और C दिया है, A का चाहिए, तो A का क्या हो जाएगा 13, 5, 18 बटे 2 9, यही था ना, प्लस माइनस √3। Y कोऑर्डिनेट का अंतर तो 1 माइनस -5 6 बटे 2 कितना 3। Y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तब y1 प्लस y2 यानी -2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -4 आएगा, -4 बटे 2 -2 और माइनस प्लस √3, 5 में से 13 गया कितना -8, -8 बटे 2 कितना -4। मतलब कि A का कोऑर्डिनेट 9 प्लस 3√3 -2 प्लस
माइनस माइनस प्लस 4√3 आएगा, या फिर 9 माइनस 3√3 और -2 माइनस 4√3। ये मतलब B और C का कोऑर्डिनेट 5, एक और 13 माइनस 5 हो तो A का कोऑर्डिनेट या तो ये होगा या तो ये होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा हमारा। ठीक, हाँ कर दिया था, 3 भी लिख दिए थे। भयानक पॉइंट आता, रे बाप रे। क्लियर है ये भी सबका? अब उम्मीद करते हैं दोबारा भी एक एग्जांपल और दे दिया, अब उम्मीद करते हैं सब लोग समझ गए होंगे। कहां -3 होगा भाई? +3 होगा ना भाई? अरे क्या था, x1 प्लस x2/2 करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। y1 प्लस y2/2 करेंगे तो एक में -5 जोड़ेंगे तो कितना? 1 प्लस -5/2 यानी -2 हो गया। x1 माइनस x2/2 करेंगे तो 5 माइनस 13/2 माइनस कितना आ जाएगा? -8 ही ना, -4 आ गया। और y1 माइनस y2/2 करेंगे तो 1 प्लस 5/6 हमारा 2 मतलब कितना? 3। तो वही तो लिखा था, x1 प्लस x2/2 ये 9 प्लस माइनस √3 y1 माइनस y2/2 तो y1 माइनस y2/2 कितना? 3। y1 प्लस y2/2 -2 माइनस प्लस √3 x1 माइनस x2/2 -4 आ गया हमारा। पिछले में तो सही है, पिछले में भी सही है। अच्छा 3 ये बाद में लिखा था उसका आप लोग कह रहे होंगे, 3 आप हमने जो बाद में लिखा था शायद उसके बारे में कह रहे होंगे। चलिए, इतने फार्मूले याद कैसे रखेंगे इसकी बात करें तो इसका तरीका बताया ना कि जितना इस तरह का आपको हर सैटरडे को बता रहे हैं या क्लास में कराते समय भी बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं, उसकी एक आपको अलग कॉपी बनानी है। और ये जितना आपको याद होगा उतना जल्दी भूलते भी हैं, तो हर 10-15 दिन में एक बार रिवाइज करना होगा, एक बार रिवाइज करना होगा। किताब में सवाल ना मिले, अपने मन से इक्विलेटरल ट्रायंगल का 2 पॉइंट ले लिया और तीसरा लिख लिया हमने। आप भूल जाते हो, ये बताओ भाई, अपना नाम कोई क्यों नहीं भूलता? अपने गांव का नाम क्यों नहीं भूलते हैं? अपने पिताजी का नाम क्यों नहीं भूलते हैं? नहीं भूलते हैं, क्यों? क्योंकि वो बार बार आपको सुनाई देता, बार बार आप देखते हो, उसको तो आप नहीं भूलते हैं। लेकिन इसको भूल जाते हैं। इसको भूल क्यों जाते हैं कि आज पढ़ा, उसके बाद अगली बार फिर 4 महीना बाद उठाया, जब एग्जाम का डेट निकल जाएगा तब देखेंगे, आखिरी बार एग्जाम के 2 दिन पहले देखेंगे, तो ये समस्या रहेगी। तब तो ये समस्या रहेगी ही आपके साथ। तो उसको हर 15 दिन पहले आपको क्या होगा, 1-2 बार 2-3 दिन में ही रिवाइज करना होगा। फिर धीरे धीरे गैप बनाइए, फिर हफ्ते भर बाद, फिर 15 दिन बाद, फिर 1 महीना बाद, 4-5 बार जब कर लेते हैं तब वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब फिर इसी में आपका बनता है फिर ये तो भी हर किताब में दिया है। दूसरा एक और स्क्वायर है, अगर हमारा क्या है, कोई स्क्वायर है, वर्ग है, हमारा वर्ग है, और ये पॉइंट है। अब इसके 2 अपोजिट वर्टेक्स दे दें, क्या दे दें? 2 विपरीत शीर्ष का निर्देशांक दे दिया है, दूसरे विपरीत शीर्ष का निर्देशांक दिया है। देखो भाई, सीधा सीधा प्रैक्टिस करते समय जितना कलम घिसोगे, एग्जाम के समय उतना कलम कम घिसना पड़ेगा, ठीक? और यहां अगर कम घिसेंगे, ज्यादातर बच्चों, मतलब बच्चों की बात, आपकी भी बात कह रहे हैं, आप में से कई सारे टीचर भी हैं, ठीक है? एक बात आप हमेशा जान लीजिए, एक बात आप हमेशा आपको जानना है, क्या जानना है कि आप अगर ज्यादातर हम लोगों के साथ समस्या क्या होती है कि जैसे एक ही टाइप का 50 सवाल है,
तो 50 सवाल अगर एक ही टाइप का है तो पहला दूसरा लगाते हैं, बाकी 48 हम नहीं लगाते हैं। आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, अरे वही सवालवा तो है, 2 की जगह 3 दे दिया, 5वें वाले में 3 की जगह 7 दे दिया, 10वें वाले में 7 की जगह 15 दे दिया। तो उससे आपका नुकसान क्या होता है? चीजें तो आपके समझ में आती रहती हैं, लेकिन एग्जाम में जाकर के आपने चूंकि प्रैक्टिस किया नहीं है तो वहां कलम घिसना पड़ जाता। तो आपको आता तो है लेकिन टाइम ज्यादा लगता है, आपको टाइम ज्यादा लगेगा आपको। तो आपको अगर कोई भी बुक लगा रहे हैं, टेक्स्ट बुक लगा रहे हैं, कोई भी किताब, तो जो जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जो जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है एक्सरसाइज में, उससे रिलेटेड उतने ही ज्यादा प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं। लेकिन आप चूंकि उस समय पढ़ रहे होते हैं तो उस समय खटाखट सब लगता चला जाता है, तो आपने जहां 1-2 सवाल लगाया तो आपको बोरियत होने लगती है कि अब इसको क्या लगाना, सब तो उसी टाइप का दिया हुआ है। तो होता क्या है, आप कायदे से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो देने का उनका उद्देश्य ही यही होता है ऑथर का कि इतनी बार ये बच्चा इसको लगा ले, ये इंपॉर्टेंट है कि उसे बाद में कभी भी पूछा जाए तो ऐसे सवाल में वो फंसे नहीं। तो ये बात, तो कैलकुलेशन आपकी स्लो हो जाती है एग्जाम में, जानते हुए भी। टीजीटी पीजीटी में 5 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आपके एग्जाम में जिसका कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हो सकता है, ये भी मैंने कहा क्या, हो सकता है ऐसा। अधिक से अधिक 5 सवाल, 5 से ज्यादा सवाल किसी भी बार का पेपर, अगर पूरा सिलेबस आपने पढ़ ही रखा है यार, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन तो सब कर ही रखा है, हर क्वेश्चन को देखेंगे, लगेगा हम पढ़ लेंगे तो एक बार आ जाएगा, और वो आ भी जाता है। सबसे ज्यादा मारा मारी आपकी टाइम की होती है, उस लिमिटेड टाइम में हो पाना वो बड़ा कठिन काम होता है, कलम उसके लिए घिसना पड़ेगा आपको। चलिए, तो यहां पर 2 वर्टेक्स मान लीजिए, ये x1, y1 है और x2, y2 है, ठीक। यानी किसी वर्ग के 2 विपरीत शीर्ष का निर्देशांक, किसी वर्ग के 2 विपरीत शीर्ष का निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 है, तो बाकी 2 का जो कोऑर्डिनेट्स होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड D क्या हो जाएगा, R x1 प्लस x2/2 प्लस माइनस y1 माइनस y2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 माइनस प्लस x1 माइनस x2/2। एकदम वही वाला है, बस इक्विलेटरल ट्रायंगल में रूट 3 था हमारा, यहां √3 हटा दीजिएगा, ठीक है। √3 आप हटा दीजिए, तो वो वाला तो कई किताब में मिलता भी है, ये नहीं मिलता है, ये जनरली किताब में नहीं दिया रहता, लेकिन उसी से मिलता जुलता है। बाकी कॉन्सेप्ट पे लगाने जाएंगे तो कम से कम 3-4 मिनट, बहुत फास्ट कैलकुलेशन है, तब भी 3-4 मिनट लगता है आपको। वो आपको पढ़ाते समय बताया भी हूं कि फार्मूला भूल जाए तो कैसे लगाएं, लेकिन ये सब ऐसे सवाल हैं कि फार्मूला नहीं याद है तो आपको समस्या होगी। कम से कम 2-3 सवाल का टाइम आपसे ले लेगा, 2-3, बस सब कुछ वही लगाना है। √3 जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में √3 जो लगा रहे थे, यहां √3 नहीं लगाना है, बाकी सब वही जैसा होगा ये। लेकिन ध्यान रखिएगा किसके लिए है, स्क्वायर के लिए है, और पूछेगा भी आपका स्क्वायर का ही, वर्ग का ही पूछेगा, समानांतर चतुर्भुज का, आयत का या सम चतुर्भुज का ना पूछेगा। किसका पूछेगा, वर्ग का ही पूछेगा हमारा। चलिए, नहीं, एक पॉइंट, दोनों का कोऑर्डिनेट देगा, पर 2 पॉइंट है, एक बार प्लस लोगे तो अलग पॉइंट मिलेगा, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस, तो यहां 1 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट मिलेगा। नेहा गुप्ता जी, रेक्टेंगल में भी नहीं लगेगा, केवल स्क्वायर में लगेगा, केवल वर्ग में लगेगा ये। जैसे हमने दे दिया क्या, इफ 2 अपोजिट वर्टिसेस, इफ 2 opposite vertices, अरे यार, vertices of a square are 1, 4 and 7, 6, 1, 4 and 7, 6,
देन फाइंड, देन कह दिया देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टिसेस। ठीक, मतलब क्या है, किसी वर्ग के दो विपरीत, लगातार नहीं होना चाहिए, ये किसका है, ठीक है, दो लगातार शीर्ष नहीं है, दो विपरीत शीर्ष है, आमने सामने वाला, डायगोनल वाला हमारा। ठीक, अगर ये दोनों है तो बाकी जो है वो क्या होगा, बस तुरंत आंसर लिखिए आप, क्या हो जाएगा आंसर 1 + 7/2 ± 4 - 6/2 और फिर कितना 4 + 6/2 -+1 - 7/2, बस हो गया। यानी कि ये क्या हो गया 4 ± -1 और दूसरा 6 × 4 = 10, 10/2 5 माइनस प्लस कितना -3 हो गया। यानी कि क्या लिख सकते हैं 4 - 1 3 और 5 + 3 8। दूसरा क्या हो जाएगा 4 1 5 और 5 - 3 कितना 2। मतलब बाकी दो जो वर्टेक्स होगा हमारा, एक 3 8 होगा और दूसरा 5 2 होगा। 3 8 और 5 2, ये भी ज्यादा टाइम लग गया, इतना टाइम भी नहीं लगना। इसी दोनों में से एक बी का होगा एक डी का होगा। आपसे नाम लेकर के थोड़ी पूछ रहा, बस 2 वर्टेक्स दिया हमने, एबीसीडी तो अपनी सुविधा के लिए माना था हमने। ठीक, नहीं केवल और केवल स्क्वायर की बात कर रहा हूं, केवल और केवल ये स्क्वायर में लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। और पूछेगा भी आपसे स्क्वायर का ही, रोम्बस का ये सब ना पूछेगा। कभी एको सवाल दिखा दीजिए कि रोम्बस में पूछा बिना कि रोम्बस के 2 अपोजिट वर्टेक्स दे दिए हैं तो बाकी 2 वर्टेक्स बताओ। अगर ऐसा पूछेगा तो सवाल में और कोई इंफॉर्मेशन जरूर देगा हमारा। अनिमेश कुमार जी, अरे झारखंड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है भाई। झारखंड के बारे में मेरी पढ़ाई लिखाई तो खुद 12th तक झारखंड से ही हुई है, 12th के बाद जरूर बिहार में हुई है। चलिए, क्लियर है सबका, कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बता दें। ओनली स्क्वायर, केवल वर्ग। हाँ निमेश जी, ये झारखंड के लिए भी है, आपका क्या हरियाणा के लिए भी है, राजस्थान वाले के लिए भी है, यूपी वाले के लिए तो खैर है ही आपका। ये हो गया आपका क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल का। फिर एकदम आसान सा जो 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, रेक्टेंगल के लिए भी कोई फार्मूला नहीं होता डायरेक्ट, रेक्टेंगल के लिए भी कोई फार्मूला नहीं होता है डायरेक्ट। चले, अब वो जाना पहचाना सवाल जो बहुतों को उम्मीद करते हैं, जितने लोग पढ़ रहे हैं उसमें 90% को आता होगा, लेकिन काम है, ट्रिक है, हो सकता है 2-4 लोग को नहीं याद है तो एक बार रिवाइज हो जाएगा, नहीं याद है तो याद कर लेंगे। क्या होता है, कोई भी पैरेललोग्राम हो आपका समानांतर, यानी क्या समानांतर चतुर्भुज हो, समानांतर चतुर्भुज के 3 लगातार शीर्ष दिए, 3 लगातार शीर्ष। मान लिया ये x1, y1 है, ये मान लिया x2, y2 है और ये मान लिया x3, y3 है। ठीक, अगर 3 लगातार शीर्ष x1, y1, x2, y2 और x3, y3 दिया है तो चौथे वाले का जो होता है ये हमें पता करना है। तो क्या होता है x1 + x3 - x2, y1 + y3 - y2। ठीक, मतलब क्या करना है आपका, ठीक है, तो क्या करना है आपका a x1, y1, b x2, y2, c x3, y3 आपका क्या है 3 लगातार शीर्ष हो। क्या हो, 3 लगातार शीर्ष हो। तो चौथे शीर्ष का निर्देशांक निकालने के लिए आप क्या करते हैं,
ठीक, कैसे क्या होता नहीं होता, मिड पॉइंट से निकालते हैं, क्या करते हैं, कोई जरूरत नहीं है, नियम कानून गया तेल लेने के लिए। चौथे शीर्ष का कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो आपको केवल और केवल क्या करना है, आम जो निकालना है उसके सामने वाले को माइनस, ये इस बार भी शायद किसी में पूछा है, टीजीटी में पूछा है कि पीजीटी में पूछा, ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 2021 वाले में जहां तक मेरी याददाश्त है किसी ना किसी में पूछा है, किसी ना किसी में पूछा गया है आपका। चलिए, तो ये आपका क्या है, ये सब में लागू होता है, इसी के लिए नहीं। जैसे कह दिया इफ 1 4 2 7 2 7 एंड -3, अरे यार 2 7 -3 4 या -3 1 are 3 consecutive vertices of parallelogram, then find coordinates of fourth vertex। बस, तो दो से कुछ लिखने नहीं है, ऐसे कर देना, लगातार दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और -3 -2 -2 -4, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से ये घटा देंगे। ठीक, तो -4, 4 और 1 5, 5 में 7 गया, कितना -2, तो चौथे कोऑर्डिनेट्स का कितना -4 तो -4 हो जाएगा ना भाई, इन दोनों को जोड़ना है और 2 घटाना था हमें, ऐसा मत करें भाई, -4 -2, बस इतने देर का सवाल है, बस इतना ही देर का ये सवाल है आपका। अब कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ देता है, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाएगी आपको, कभी कभी इसको सॉल्व करते समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय जरूरत हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ये इसी में नहीं लगेगा आपका, चाहे वेक्टर हो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे 3D हो, सब में लगता है, सब में ये लगता है आपका। दूसरा, जैसे पैरेललोग्राम दिया है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हो जाएगा, fx दिया रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या दिया रहेगा, fx, कि ये हमारा 1 + 3i है, 2 - 7i है, 4 + 6i है। तो चौथे का fx क्या है, अगर किसी वहां क्या होता है 2D में आपका क्या है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में xy कोऑर्डिनेट दे देगा, 3D में xyz दे देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में यही क्या प्रत्यय दे देगा, fx दे देगा हमारा, क्या दे देगा, fx दे देगा हमारा। सर अगर डायगोनल इक्वेशन में भी, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं योगेंद्र सिंह जी, तो आपको चौथा वाला निकालना, कुछ मत कीजिए, 4 1 5 5 में 2 गया 3, 6 3 9 और 9 -7 कितना आ जाएगा, 16i। बस हो गया, चौथे वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 3 + 16i हो जाएगा, 3 + 16i हो जाएगा। बस इतने देर का सवाल है, इतने ही देर का सवाल है, इन दोनों को जोड़ देना था, इसमें से इसको घटा देना था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने घटाने का तो यही तरीका है ना, रियल वाले को रियल वाले में जोड़ा घटाया जाता है, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले में जोड़ा घटाया जाता है। तो 4 1 5, 5 में 2 गया 3, 3 और 6 9, 9 में -7 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। फिर यही चीज आपका अब वेक्टर भी दे सकता है, वेक्टर में यही क्या दे देगा, पोजीशन वेक्टर दे देगा आपका। ठीक, पोजीशन ये बराबर, ये और ये बराबर, कि ये दे दिया हमारा, इसका ABCD 4 वेक्टर, 3 वेक्टर दे दिया कि 2i कैप + 3j कैप + 5k कैप है, i कैप - 2j कैप + 4k कैप है, 7i कैप + 3j कैप + k कैप है हमारा। अब पूछ लिया कि इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, चौथा जो शीर्ष है उसकी स्थिति सदिश कितनी है। ठीक, उसकी स्थिति सदिश कितनी है ये आपसे पूछा जाएगा हमारा।
डायगोनल है, जब चारों वर्टेक्स ही निकल गया तो डायगोनल का है निकल जाएगा भाई। दो बिंदु से गुजरने वाले सरल रेखा का समीकरण नहीं निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा, डी का निकालना तो वही आई 2 7 9 9 में 1 गया 8 8 आई कैप 3 3 6 में -2 घटाएंगे तो 8 + 8 तो 8 जे कैप आ गया और 5 1 6 में 4 गया कितना 2 हमारा। ठीक 7 2 9 9 में 1 गया 8 आई कैप 3 3 6 में -2 घटाएंगे +8 हो जाएगा और 5 1 6 में 4 गया कितना 2 के। बस इतना ही देर का आंसर है हमारा। तो चाहे आपका कहीं भी पूछे, वेक्टर में पूछे, कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछे, 2D में पूछे, 3D भी वही है, वेक्टर का ही तो 3D में पॉइंट भी तो लग सकते हैं इसको। ठीक क्लियर है सबका या कोई डाउट है जल्दी से एक बार बताएं। कुछ कुछ आई बात समझ में, सब में ये लगा सकते हैं। एकदम एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब है सबका। जल्दी जल्दी एक बार प्लीज बताएं। ये भी क्लियर है और अक्सर पूछा गया है, बस प्लस माइनस ना गड़बड़ाइएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। जल्दी से प्लीज बताएं। और अगर समझ गए तो अब तो एक बार लाइक कहना बनता है भाई, अब लाइक कर डालो सब लोग, लाइक करते जाइए, मनोबल मैं बढ़ाता जाऊं, मेरा आप बढ़ाते जाइए, मेरा मनोबल उसी से बढ़ता रहेगा। जी सर क्लियर 882 क्लियर। यस सर आई बात समझ में। फिर कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाती है क्या इसकी जरूरत कि ट्रायंगल ABC दिया है और इसके मिड पॉइंट का वर्टेक्स दे दिया DE और F, DE और F मतलब ये दोनों मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है और F जो है इसका मध्य बिंदु है। ठीक अक्सर क्या देता है सवाल में आपको फंसाने के लिए, क्या आपका होता है कि DEF का कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा, मतलब त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक देता है। त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक देता है आपको और क्या पूछता है, क्या पूछेगा आपसे, त्रिभुज ABC का जो शीर्ष है उसका निर्देशांक क्या होगा। तो मान लिए इसका कोऑर्डिनेट α1, β1 है, E का कोऑर्डिनेट α2, β2 है और F का कोऑर्डिनेट α3, β3 है। ठीक DEF दिया है, एक का α1, β1, ठीक दूसरे का α2, β2 और तीसरे का α3, β3 हमारा, और हमें निकालना क्या है ABC का। तो जो तरीका आपको बताया है फिर वही कर जाएगा, वैसे ही यहां भी कर जाएगा। तो A का निकालना, तो A के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर इसके सामने वाले कोऑर्डिनेट्स को घटाना है और बाकी दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। मतलब A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा α2 + α3, α1 और β2 + β3 - β1। उसी तरह से B के लिए क्या हो जाएगा, B के सामने वाला ये है तो क्या हो जाएगा α1 + α3 - α2, β1 + β3 - β2। और C वाले के लिए निकालना है तो α1 + α2 -α3 और β1 + β2 - β3। अगर हम पूरा प्रोसेस से लगाएं तो कम से कम बड़ा लंबा सवाल ये होता, 7-8 ठो इक्वेशन है। अरविंद शर्मा जी उसकी बात भी आएगी, क्यों हड़बड़ा रहे हैं भाई, थोड़ा सा धैर्य रखें। सबको कराया गया है, जय जायसवाल जी भाई, ठीक है। तो ABC क्या करना, फिर ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर ये निकालने की जरूरत पड़ जाए, और अक्सर जरूरत पड़ती है, निकालने की जरूरत पड़ेगी तो फिर बड़ा लंबा सवाल है,
मान लिया कि इसका निर्देशांक x1 y1 है, इसका x2 y2 है, इसका x3 y3 है, फिर मिड पॉइंट निकालें, जोड़ें, घटाएं, 8 इक्वेशन बनाना पड़ता है, तब जाकर के काम बनता है और 2 सेकंड का काम है। क्या करना है, जो कोऑर्डिनेट निकालना है उसके सामने वाले मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को घटाना है और बाकी दोनों को जोड़ देना। मतलब ए का निकालेंगे तो ई और एफ वाले को जोड़ेंगे, डी वाले को घटाएंगे, बी का निकालेंगे तो डी और एफ वाले को जोड़ेंगे, ई वाले को घटाएंगे, ठीक। और सी का निकालना तो डी और ई वाले को ऐड करेंगे और एफ वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे आप। बस इतना ही करने की जरूरत होती है। जैसे हमारा दे दिया ना, एग्जाम्पल से भी अगर समझ लें हम कि ए बी सी, ठीक। तो यहाँ पे हमारा डी दिया है मान लीजिए 1 4, ई दिया है हमारा 5 1 और एफ दिया है हमारा 2 7, ठीक। ये दोनों हमारा क्या है, बराबर है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर। मिड पॉइंट दिया होना चाहिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया होना चाहिए। तो ए का निकालना, तो ए का निकालना क्या हो जाएगा, 5 2 7, 7 में 1 गया 6, 7 1 8, 8 में 1 4 गया 4। बी का निकालना तो 2 1 3, 3 में 5 गया -2, 7 4 11, 11 में 1 गया 10। और सी का निकालना तो 5 1 6, 6 में 2 गया 4, 4 1 5, 5 में 7 गया कितना, -2। मतलब क्या है, बाकी तीनों का जो कोऑर्डिनेट होगा 6, 4, -2, 10 और 4, -2 आ जाएगा हमारा। 7 1 8। क्लियर है, कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताएं। अब ये तो टेक्निकल टीम ही बता, नंबर चेंज हो गया तो मैं क्या बता सकता हूं इसमें भाई, मेरा कोई अख्तियार इसमें नहीं है। क्लियर है, सब लोग समझ गए या कोई डाउट है, जल्दी से बताएं। क्लियर है सर, धूमधाम से। चलिए, आपके जीवन में धूमधाम जल्दी से, हर तरीके का नौकरी का धूमधाम, उसके बाद फिर बैंड बाजा वाला धूमधाम, उसके बाद जो ताली बजा करके आते हैं धूमधाम करने, वो भी हो जाए आपके जीवन में जल्दी जल्दी भाई। मोहम्मद लतीफ प्लीज रिप्लाई दीजिए। क्या रिप्लाई दें, सवाल तो पता चले तब तो रिप्लाई दें भाई। तब तो मैं रिप्लाई दूं। क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए, ये हो गया। अब तब इसको आगे अगली क्लास में थोड़ा सा और, फिर एक दिन, अभी तो बहुत सारा दिन है, एग्जाम दिसंबर से पहले होने कोई उम्मीद है नहीं। दिसंबर से पहले कम से कम 12-13 शनिवार मिलेगा, 12-13 सैटरडे मिलेगा, तभी 12, और जब डेट आ जाएगी तो इसको बढ़ा के 1.5-2 घंटा भी कर देंगे, 1-2 दिन मैराथन भी इसका ले लेंगे, मतलब अंतिम दम तक प्रयास जरूर करेंगे करने का। तो नेक्स्ट क्लास में भैया भगते रहे दवा, भगवान ना बनावा, भगवान बने में कष्टे कष्ट है, भक्त रहने दीजिए, मैं भी आपके तरह से भक्त हूं। चलिए, एलटी का न्यू बैच, पोलर फॉर्म सब धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन अब सारा क्वेश्चन ट्रिक से, फिर मैं कह रहा हूं वैधानिक चेतावनी मैं आते के साथ देता हूं, इस पे आप 100% निर्भर नहीं रहेंगे। 125 में से मात्र 25 सवाल इस पे निर्भर रखना है आपको, मात्र 25 सवाल मैं कह रहा हूं। 30 हो जाए, 40 हो जाए, 45 हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा, लेकिन निर्भरता इस पे 25 सवाल से ज्यादा की नहीं रहनी चाहिए। और 25-30 भी अगर हो जाएगा आपका तो फिर बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन का नहीं, उसका कोई शॉर्ट जो था क्लास में बता चुका था, पार्शियल फ्रैक्शन का भाई वही शॉर्ट होता, उसके अलावा और कोई शॉर्ट नहीं होता। उसके जितना होता है नहीं, फाउंडेशन अभी स्टार्ट होगा, मे बी 1 अक्टूबर से फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो, लेकिन वो इस वैकेंसी के लिए नहीं होगा, वो फिर 1.5-2 वर्षीय योजना होगी, वो 1.5-2 वर्षीय योजना होगी फाउंडेशन बैच का। उसके चांसेस हैं कि 1 अक्टूबर से जो बॉस हैं अमरीश शुक्ल सर, वो आकर के
अनाउंस करेंगे मैथ्स का फाउंडेशन बैच के लिए आपको, वो मे भी 1 अक्टूबर से आपका स्टार्ट होगा। तो उसमें धीरे धीरे आराम से, लेकिन ये उसमें जल्दीबाजी आप नहीं कर सकते कि सर फरवरी में एग्जाम है तो जल्दी जल्दी कराइए, ठीक। वो आराम से इत्मीनान वाला होगा। अगर अभी आप बीएड कर रहे हो या 1-1.5 साल बाद कोई एग्जाम देना है, वो अगर दूर तक की प्लानिंग है तब आप उसमें एडमिशन लेंगे, अदरवाइज उसमें आप एडमिशन नहीं लेंगे। चलिए, तो हम लोग कितनी क्लास हो गए, बाकी कुछ जानकारी चाहिए एडमिशन से रिलेटेड, तो 96, 28, 95, 92, 37 पे आप व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करेंगे, इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक। एलटी का भी फाउंडेशन बैच जब शुरू होगा तभी आपको एलटी की जब वैकेंसी आएगी तब आपको नया बैच मिलेगा। फिलहाल जीआईसी के लिए आप न्यू एडमिशन जीआईसी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जीआईसी के लिए ले सकते हैं, और टीजीटी पीजीटी में थोड़ा सा विजय पथ जो बैच चल रहा है उसी में, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि आपको टीजीटी पीजीटी में शुरुआत से पढ़ाया जाए, वो चीज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्षमा करेंगे। चलिए, तो जय हिंद, कल फिर मिलते हैं हम लोग अपने कल प्रश्नों की फुहार। आज इंटीग्रेशन की सीट उम्मीद करते हैं मिल गई होगी, नहीं मिली है, नए बच्चे हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप, फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लेंगे। इंटीग्रेशन का 30 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर आपको 4-5 बजे ही चला गया है, कल 6 बजे से उसका लाइव डिस्कशन होना है, वो भी यूट्यूब पे ही रहेगा, चाहे पेड रहे, चाहे पैसा दिए हैं, चाहे बिना पैसा कर रहे हैं, सब लोग उसको भी कर सकते हैं। तो कल आपका इंडिफिनिट डेफिनिट इंटीग्रेशन का रहेगा। आप जब से ज्वाइन कर सकते हैं, निमेश जी बता तो दिया भाई, ये क्लास यूट्यूब पे ही रहती है कुलदीप शर्मा जी, ये क्लास। तो अभी अगर इंटीग्रेशन वाला टेस्ट नहीं किया है तो करिए आराम से, आंसर नहीं भेजा हूं, आंसर कल यहीं कराऊंगा आपका, सेव ये यूट्यूब पे ही रहता है। चलिए, तो कल हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।